कहा जाता है कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने। भारत की खोज नहीं, भारत युगों युगों से था। ठीक है, 1498 से पहले भारत नहीं था क्या? जो कहते हैं भारत की खोज नहीं, शहंशाह जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं तो सब शांत हो जाता था, सब खड़े हो जाते थे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, पैसा दीजिए, राजा का चरण चुम्बन कीजिए, ठीक है, राजा के चमचागिरी कीजिए और यहाँ से आपको पद भी मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पद भी मिलता था। नशेरी आदमी, बहुत बड़ा नशेरी था जहांगीर, बहुत बड़ा नशेरी था। ये नशेरी अपने आप को किस चीज का, देखिए किस चीज का उपाधि लेकर के बैठा, विश्व पर कब्जा करने वाला। आगे चल करके आप कभी प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। अगर आपके पास इतिहास का ज्ञान नहीं होगा तो आप अच्छा शासक और अच्छा प्रशासक नहीं बन सकते हैं। और नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है राजू राज और आप सभी प्यारे बच्चों का आज की क्लास में बहुत 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 स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं इतिहास क्यों, ठीक है। चैप्टर नंबर, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 तक कर लिया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया है, तो इसी कड़ी में आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 को करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है अपना, और चैप्टर नंबर 9 जो अपना है, शासक तथा इतिवृत्ति, ठीक है। शासक तथा इतिवृत्ति या इतिवृत्ति या इतिवृत्ति, ठीक है, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी में इस चैप्टर को अगर आप खोजेंगे तो शायद ये चैप्टर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बहरहाल कोई बात नहीं है, हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास को कंप्लीट इतिहास पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच से किसी चैप्टर को गायब कर देना, एनसीईआरटी ने गायब कर दिया है, ठीक है, लेकिन हमें गायब इसको नहीं करना। शासक में से किस शासक की बात हो रही है? मुगल शासक की। किस शासक की बात हो रही है? मुगल शासक की। और मुगल शासक का इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं हम लोग देख चुके हैं पिछले ही चैप्टर में, तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे भी इससे प्रश्न बहुत कम बनते हैं। कम प्रश्न बनते हैं तो क्यों अपना ज़्यादा समय बर्बाद करें? क्या पिछले चैप्टर में हमने बहुत कुछ मुगलों के बारे में देख ही लिया है, इससे चैप्टर से सवाल बहुत कम बनते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी जो समय चाहिए वो तो देंगे ही देंगे। तो ये किस शासक की बात कर रहा है? मुगल शासक की बात कर रहा है। और इतिवृत्ति यानी कि इन्हीं की कहानियाँ, ठीक है, इन्हीं के बारे में, किनके? मुगल शासक की इतिवृत्ति, ठीक है। तो मुगल शासक के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे हम कि मुगल शासक की क्या कहानियां रही, क्या नीतियां रही, ठीक है, कौन कौन से काम उन्होंने किए, ठीक है। इनमें क्या सज उसमें जो होता था, उनके दरबार में कैसी स्थिति होती थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, इन तमाम स्थितियों को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही है, सबसे पहले तो आपको ये तो पता है, ये तो आपको पता है कि मुगल का एक कर्म आपको पता है, पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी, ठीक है। देखिए, अगर आपको बहुत कुछ नहीं पता है तो कम से कम इतना पता होना चाहिए, एक कर्म आपको, मुगलों का जो एक कर्म है वो पता होना चाहिए, जैसे कि इसके संस्थापक बाबर 1526 में, ठीक है, कब? 1526 में ये संस्थापक है मुगल वंश के। संस्थापक मुगल वंश के, ठीक है। ये चीजें तो आप जान रहे हैं, ये तो पिछली कक्षा में हम लोग चर्चा किया था कि बाबर जो थे 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी से इनकी भिड़ंत हुई थी और इब्राहिम लोदी उसमें हार गया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक और लोदी वंश का भी अंतिम शासक था, वो हार गया था। और इसमें विजयी कौन रहा था? विजयी रहा था बाबर, ठीक है। ये बात तो हम लोग देखे थे। तो उसी को हरा करके क्या करते हैं, यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना करते हैं।
इसके बाद आपने देखा कि इनका बेटा हुमायूं ये आया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इनका बेटा होता है अकबर, फिर अकबर आया, फिर इनका बेटा होता है जहांगीर, तो फिर जहांगीर और फिर इनका सुपुत्र शाहजहां, और फिर इनका सुपुत्र औरंगजेब, ठीक है। ये इतना तो आपको कर्म पता है। इनके ईस्वी वगैरह अगर आपको याद नहीं है तो उतना याद करने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए ये जो टाइम पीरियड होता है ये 1526 में ये आता है, और यहाँ पे 1707 में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु, ठीक है, 1707 में। इस बीच में यानी कि मुगल वंश की स्थापना, ये जो मुगल वंश की स्थापना है, ये मुगल वंश की स्थापना और औरंगजेब की मृत्यु के बीच, इस बीच इस बीच अगर कुछ दिनों यहाँ पर शेर शाह सूरी को छोड़ दें, कुछ दिनों पे यहाँ पे 15 साल के लिए शेर शाह सूरी मुगलों को खदेड़ कर रखा था, ठीक है। ये कब से कब तक, 1540 से 1555 तक। ये टाइम पीरियड अगर इस बीच से निकाल दें, ठीक है, ये टाइम पीरियड अगर इस बीच से निकाल दें तो इस बीच में क्या था, मुगल काफी मजबूत था, ठीक है। यहाँ पे मुगल क्या था, काफी मजबूत था। मुगल की स्थिति बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी यानी कि मजबूत शासन था। इस बीच क्या था, बहुत ही मजबूत शासक था, ठीक है। ये मुगलों की स्थिति यहाँ पे देखिए, जब इसकी स्थापना से लेकर के और इसकी मृत्यु तक, यानी कि लगभग यहाँ पे लगभग आप देखेंगे 200 साल तक, ठीक है। इस बीच में मुगल काफी मजबूत था। आप जानते हैं कि इसी बीच में भारत में क्या यूरोपियों का आगमन हो चुका है, ठीक है। 1498 में पहली बार भारत कौन आते हैं, पुर्तगाल आते हैं, ठीक है। वास्को डिगामा 1498 में पहली बार भारत की जमीन पे आते हैं। उसके बाद धीरे 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 कई सारे यूरोपीय देश आ गए, जिसमें से पुर्तगाल है, डच है, डेनिस है, फ्रांस है, अंग्रेज है, ये तमाम लोग क्या हुए, इसी बीच में भारत में आते गए। अब देखिए ये स्थिति इसकी कब थी, ये स्थिति पहले देखिए, ये अपना प्यारा भारत, ये कुछ अपने भारत की स्थिति, अरे ये अपना मिजोरम, ये त्रिपुरा, यहाँ पे लीजिए मेघालय, और इस तरीके से
ठीक है, कुछ यूं अपना, एक मिनट, थोड़ा सा अपना प्यारा भारत बना रहे हैं तो थोड़ा सा बढ़िया तो बनना ही चाहिए। ठीक है, चलिए ये अपना प्यारा भारत है। अब देखिए, और अभी की स्थिति देखेंगे तो ये पाकिस्तान, पाकिस्तान की भी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था, और यहाँ जो बांग्लादेश है ये भी भारत का हिस्सा था। ठीक है, कुछ यूं था भारत। ठीक है, कुछ यूं था भारत। ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये आपका, ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका, ये जो ग्रीन कलर है ये पाकिस्तान की अवस्थिति थी। देखिए इससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, मैं ये बना करके आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये अपना, ये देख रहे हैं, ये पाकिस्तान, और ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ये बांग्लादेश, कुछ यूं था। ठीक है, ये भारत की अवस्थिति हुआ करती थी। ठीक है, ये भारत की स्थिति हुआ करती थी। ये आपका पाकिस्तान, ये आपका बांग्लादेश। बाकी आप इसको पूरा भारत समझेंगे। ठीक है, पूरा भारत समझेंगे। अब देखिए लगभग यहाँ से, देखिए यहाँ पे, यहाँ से शासन शुरू होती है। ठीक है, दिल्ली से, दिल्ली से यहाँ पे दिल्ली सल्तनत होता है। इसी को उखाड़ फेंक करके, इसी को उखाड़ फेंक करके बाबर क्या करते हैं, बाबर यहाँ पे अपना कब्जा जमाते हैं। ठीक है, बाबर यहाँ पे कब्जा जमाते हैं। इधर देखेंगे आप लाहौर, लाहौर होगा। अरे हम्म, चलिए ये क्या हो जाएगा, आपका मान लीजिए यहाँ पे लाहौर है। ठीक है, ये आपका दिल्ली है, और यहाँ पे आपका आगरा है, और यहाँ पे आपका फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी है। ठीक है, ये तीन लोकेशन तो आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे बाबर क्या होता है, दिल्ली सल्तनत को बाबर हरा करके दिल्ली पे अपना कब्जा जमा लेता है। धीरे धीरे क्या करता है बाबर, इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेता है, इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेता है। ठीक है, इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेता है। फिर क्या होता है, हुमायूं आता है, तो हुमायूं कुछ यूं इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेता है। इसी तरीके से क्या होता है, हर शासक आएगा और अपना साम्राज्य बढ़ाता चला जाएगा, और सर्वाधिक आप देखेंगे तो यहाँ तक, ठीक है, गोदावरी नदी के ऊपर तक औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब दक्षिण भारत के ही यात्रा पे रहता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। वो लास्ट टाइम दक्षिण भारत की ही यात्रा पर था। लगभग इससे ऊपर क्या हुआ था, पूरा मुगलों का अपना वर्चस्व हो गया था। ठीक है,
इस क्षेत्र में मुगलों का अपना अलग वर्चस्व था। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, इस पे अपना क्या था, मुगलों का एक अलग वर्चस्व था। और मुगल आते किधर से थे, हमेशा कोई भी व्यक्ति देखिए, यहाँ पे अरब सागर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो कोई क्वेश्चन अगर आप नहीं भी जानेंगे तो आप क्या करेंगे, बना लेंगे। इधर क्या है आपका, बंगाल की खाड़ी, थोड़ा सा आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, और नीचे आप जान रहे हैं कि हिंद महासागर है, आप नीचे तो जान ही रहे हैं कि हिंद महासागर है नीचे, और ये अरब सागर। तो इधर से जो भी व्यक्ति आएंगे वो नाव के सहारे आएंगे। ठीक है, नाव के सहारे, इधर से जो भी व्यक्ति आएंगे वो नाव के सहारे आएंगे। तो कहा जाता है कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने। भारत की खोज नहीं, भारत युगों युगों से था। ठीक है, 1498 से पहले भारत नहीं था क्या, जो कहते हैं भारत की खोज नहीं, भारत के समुद्री मार्ग की खोज। ठीक है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने किया था। तो वो नाव के रास्ते आए होंगे, जाहिर सी बात है, वो नाव के रास्ते यहाँ आए थे। ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम आक्रमणकारी आएंगे, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अरब प्रायद्वीप है, यानी कि अरब कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे ईरान वगैरह है। इस तरीके से अगर दुनिया का मैप देखेंगे तो कुछ यूं दिखेगा आपको। अधिकतर जो मुस्लिम शासक आएंगे ये इधर से आएंगे। तो ये कौन सा वाला क्षेत्र है, अगर ये आप यहाँ देखें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि ये उत्तर पश्चिम। तो अधिकतर शासक जो आएंगे, अधिकतर जो अभी शासक आएंगे ये सब इधर से आएंगे। और जो यूरोपीय आएंगे वो इधर से आएंगे अधिकतर। ठीक है, समुद्री मार्ग से। जो यूरोपीय आएंगे, जैसे फ्रांस आए, या ब्रिटेन आएगा, या आपके यहाँ पुर्तगाली आए, या डच आए, डेनिश आए, वो सब किससे, समुद्री मार्ग से आएगा। और ये सब जो है, मुगल हो गया आपका, गजनी हो गया, गौरी हो गया, ठीक है, ये सब किधर से आए, इधर से आए। ठीक है, उसी में से बाबर भी इसी क्रम में इधर से आए। तो बाबर पहले इधर से आएगा तो इधर से जीतता हुआ चलेगा, इसको जीतेगा, यहाँ जीतेगा, यहाँ जीतेगा। ये अफगानिस्तान वाला हिस्सा भी, अफगानिस्तान का जो हिस्सा था वो भी उस समय भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो इस क्षेत्र को जीतते हुए यहाँ तक पहुंचा, और यहाँ पे क्या किया उन्होंने, दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके यहाँ पे क्या होता है, मुगल वंश की नींव डालते हैं। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसके बाद उनके सुपुत्र आते हैं हुमायूं, फिर आते हैं अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। इस तरीके से क्या होता है, उनके तमाम अपने अलग अलग शासक आते आते जाते हैं। अब देखिए दिल्ली जो ये रहता है, ये राजधानी, यहाँ से क्या होता है, इस पे कुछ दिनों के लिए शेर शाह सूरी का अधिकार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हुमायूं को क्या करता है, पराजित करके शेर शाह सूरी यहाँ पे कब्जा कर लेते कुछ दिनों तक। फिर क्या होता है, अकबर का जब शासनकाल आता है, तो ये जो आगरा है, आपसे कभी पूछ देगा कि आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया, तो आगरा का निर्माण, आगरा का निर्माता, ये सिकंदर लोदी को कहा जाता है। बहुत सुंदर शहर यमुना नदी के किनारे सिकंदर लोदी ने बसाया था। ठीक है, और इसी आगरा को दिल्ली से क्या होता है, राजधानी परिवर्तित करके अकबर क्या करते हैं, अपनी राजधानी आगरा को बनाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फतेहपुर सीकरी को भी राजधानी बनाते हैं, और कुछ दिनों के लिए राजधानी लाहौर तक भी आती है। तो एक राजधानी का कर्म भी आपको दिमाग में चलना चाहिए, कि राजधानी का अपना अपना एक कर्म होता था। उस समय लोग राजधानी समय के हिसाब से बदलते रहते थे। क्यों बदलते थे, क्योंकि उसके अपने प्रशासनिक कारण होते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शौक से, हाँ बहुत कुछ शौक से भी, जैसे कि आगरा है, आगरा में अकबर ने जहांगीरी महल, जहांगीरी महल का निर्माण अकबर ने कराया।
अकबर ने करवाया, कहाँ? आगरा में। ठीक है, एक बात ये भी आपको पता होना चाहिए कि जहांगीरी महल का निर्माण अकबर ने करवाया था, और कहाँ करवाया था? आगरा में करवाया था। तो इसलिए कुछ दिनों तक आगरा भी राजधानी होती है। फतेहपुर सीकरी आप जानते हैं, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती को लेकर के इधर का एरिया काफी फेमस हुआ था, धार्मिक राजधानी के तौर पर इसको जाना जाता है। ठीक है, फिर कुछ दिनों तक आप देखेंगे तो लाहौर भी इसकी राजधानी होती है। अब देखिए, अब ये शासक आते गए, फिर जहां अकबर आता है, और अकबर के समय कई सारे काम होते हैं। ठीक है, अकबर के समय कई सारे काम होते हैं। अकबर जजिया कर पे बैन लगाते हैं। ठीक है, जजिया कर पे बैन लगाते हैं, और तमाम तरह की क्या होते हैं, शुरुआती योजनाओं की वो शुरुआत करते हैं। एक बार हम लोग पीपीटी पे चलेंगे, फिर पीपीटी में जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो आप जान रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी होगी जो आप जान रहे होंगे। मुगल साम्राज्य स्वयं एक विशाल विजातीय जनता के शासन के लिए नियम मानते थे। ठीक है, राजवंश के दरबारी इतिहासकार लिखा करते थे, ये सब आपको पता है। समय की घटनाओं का लेखा जोखा होता था। इतिहासकार, इतिहास या इतिवृत्ति, ठीक है, और ये इतिवृत्ति का मतलब ही होता है इतिहास। ठीक है, नाम दिया गया है। और मुगल काल के इतिहास को लिखने के लिए इतिवृत्ति काफी सहायक होती, यानी कि इतिवृत्ति मतलब स्रोत। ये इतिवृत्ति क्या है? एक सहायक स्रोत है। मुगल शासक और उनका परिचय। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है। मंगोल से, मुगल का उत्पत्ति हम पिछली कक्षा में आपको बताए थे कि मंगोल से, इनकी महाजहां से थी, मंगोल से उत्पन्न हुआ। मुगल शासक ने स्वयं को नाम नहीं चुना, स्वयं को वो मुगल नहीं कहते। मुगल इनको कौन कहा था? उनको मुगल यूरोपियों ने कहा था। इनकी माँ कहाँ से थी? मंगोलिया से थी। इनकी माँ मंगोलिया से थी, और उन्हें लगता था, अंग्रेजों को लगता था कि नहीं, ये मंगोलिया वाले ही हैं, क्योंकि बाबर की माँ मंगोलिया से थी और पिता कहाँ से थे? तैमूरी, तैमूरी वंश के थे। तो इन्हें लगता था क्या? इन्हें लगता था कि ये मंगोल से है, तो मंगोल नहीं बोल करके मुगल बोलने लगा, तभी से कहा जाता है उनको मुगल। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। शासक स्वयं को क्या कहते थे? तैमूरी कहते थे। स्वयं को क्या कहते थे? तैमूरी कहा करते थे, क्योंकि मुगल शासक पिता, पितृपक्ष यानी कि पिता का जो पक्ष था, पिता के पक्ष से तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। ठीक है, तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां से संबंधित था। ठीक है सॉरी, माफी चाहेंगे। बाबर क्या था? मातृपक्ष, अपनी माता के पक्ष क्या था? चंगेज खां का वंशज था, जो मंगोल का था। चंगेज खां, चंगेज खां कहाँ का था? मंगोल का था, इसीलिए इसे मंगोलिया। वो तुर्की बोलता था। कौन? बाबर हमेशा तुर्की बोलता था, और तुर्की में ही, तुर्की भाषा में ही बाबरनामा लिखा हुआ है। तुर्की भाषा में ही बाबरनामा लिखा है। बाबरनामा जो बुक है, कभी आपसे पूछ दे किस भाषा में? तुर्की भाषा में। मंगोल को बर्बर गिरोह में हुए उनका उपहास किया। मंगोल जो था, वहां के जो शासक थे, वो क्या किया था? बाबर का अपमान किया था। और बाबर 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों के उन शासकों का वर्णन के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। देखिए, यूरोपियों ने इन शासकों को वर्णन के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। तो मुगल शब्द का प्रयोग कौन किया? मुगल ने खुद नहीं किया था, ये यूरोपीय लोग किए थे। तभी से मुगल शब्द लगातार प्रयोग होता रहा है। रेडियान किपलिंग के जंगल बुक में युवा नायक मंगोली का नाम भी इसे उत्पन्न होता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में जहरुद्दीन बाबर के द्वारा की गई थी, ये आपको पहले से पता है। बाबर मध्य एशिया के फरगना एवं उसके प्रतिद्वंदी उज्बेक ओ द्वारा भगा दिया गया। अब देखिए, ये कहाँ का था? फरगना का था। मंगोल कहाँ, ये बाबर कहाँ का था? फरगना का था। और वहां के शासक, इसके जो प्रतिद्वंदी थे उज्बेक, उनके द्वारा उनसे क्या होता है? संघर्ष होता है, इनका झगड़ा होता है, और उससे क्या करते हैं? फरगना से बाहर कर देते हैं। तो फिर बाबर सोचता है, क्यों ना हम अपने पूर्वजों का, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो हमारे पूर्वजों का जो पहले शासन हुआ करता था, यानी कि भारत पे, क्यों ना हम वहां चल करके अपना कुछ करें। ठीक है, तो उसके बाद वो काबुल में स्थापित हुआ। इधर की ओर आ रहा था, देखिए, भारत की ओर जब आ रहा था, भारत की ओर, भारत की ओर जब, एक मिनट, देखिए, भारत की ओर जब आ रहा था, ये भारत की ओर जब आ रहा था, तो काबुल पे सबसे पहले कब्जा किया। कहाँ पे? काबुल पे।
यहाँ पे काबुल पे कब्जा किया और धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिया। ठीक है, पहले कहाँ पे कब्जा किया, काबुल में। ठीक है, काबुल अभी कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आगे बढ़ा। ठीक है, कौन, मुगल। मध्य एशिया में फरगना में उनके प्रतिद्वंदी उज्बेक द्वारा भगा दिया गया था। उसके बाद काबुल में स्थापित हुआ। उसके बाद वो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ा, यानी कि भारत की ओर बढ़ा। ये तमाम चीजें देखिए आपको पता है, ये तमाम चीजें 21 अप्रैल 1526। ठीक है, ये डेट नहीं भी याद रहे, 1526 सिर्फ याद रखिए। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। किसके बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये युद्ध होता है। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर में बाबर जीत जाता है और पहली बार तोप का प्रयोग, ठीक है, पहली बार किसका प्रयोग, तोप का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, बाबर के द्वारा। भारत में पूछे पहली बार किसके द्वारा तोप का प्रयोग किया जाता है, तो बाबर के द्वारा किया जाता है। और बाबर इसके उत्तराधिकारी नसरुद्दीन हुमायूं था। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, नसरुद्दीन हुमायूं, जिसका देखिए कार्यकाल है 1530 से 1540, यानी कि 1530 में बाबर मरते हैं, 1540 तक हुमायूं रहता है। और 40 से लेकर के 1540 से लेकर के 1555 तक यहाँ पे कौन रहता है, यहाँ पे सूरी वंश का शासक होता है, शेरशाह सूरी। सूरी वंश का शासन होता है 1540 से 1555 तक। फिर 1556 में ये शासक 55 में बनता है और 56 में क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। पुस्तकालय से गिर करके क्या होता है, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है, पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो क्यों ना अकबर इसके हम लोग क्यों ना बाबर का एक छोटा सा नोट्स रेडी कर लें। ठीक है, बाबर का एक छोटा सा नोट्स मैं आपको बना देता हूं। अगर प्रश्न आए तो बाबर से ही अधिकतर या अकबर से ही आता है, तो बाबर। ठीक है, ये कहाँ का शासक था, फरगना का शासक था। फरगना का था, ये आप ध्यान रखिएगा, कहाँ का था, फरगना का था। खुद को तैमूरी बोलता था। तैमूरी का वंशज बताता था। पंद्रह सौ छब्बीस में मुगल वंश की स्थापना, तैमूरी वंश की स्थापना। ठीक है, ये तो क्या कर 1556 में तैमूरी वंश की स्थापना, इसको कोष्ट में क्या कर लेना है, मुगल कर लेना है। ठीक है, ये सब प्रश्न देखते हैं बाबू। ये अगर आपके बोर्ड में नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब प्रश्न जो है ना तैमूरी करके, ये यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है। यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उसमें पूछा हुआ था कि तैमूरी वंश के संस्थापक बाबर थे, और मेरे मेरे कई सारे जानने वाले मित्र ने इसको कहा कि नहीं नहीं, ये बाबर तो मुगल वंश के संस्थापक थे। फिर मैंने उनके कहा दोस्त, एनसीईआरटी पढ़ते समय आपने ये चीज स्किप की है, यहाँ पे देखिए ना लिखा हुआ है। कहा अरे यार ये कितनी बड़ी गलती। फिर पिछले साल का बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए, 69 बीपीएससी में यही प्रश्न सीधे सीधे तैमूरी वंश पूछ दिया था। तो ध्यान रखिएगा बाबू, अभी जो आप पढ़ रहे हैं इंटर तो आप अच्छे से पास करेंगे ही करेंगे, लेकिन आगे चल करके आप कभी प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। अगर आपके पास इतिहास का ज्ञान नहीं होगा तो आप अच्छा शासक और अच्छा प्रशासक नहीं बन सकते हैं। एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण तभी होता है जब आपके अंदर क्या होता है, इतिहास का ज्ञान होता है। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, इतिहास की गलतियों से हम सीखते हैं और इतिहास की अच्छाइयों से भी हम सीखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इतिहास जो होता है वो व्यक्तित्व निर्माण में एक बहुत बड़ी कड़ी है। ठीक है, इसलिए भी इतिहास लोगों को पढ़ना चाहिए और बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो तैमूरी वंश, ठीक है, तो मुगल, और इसकी मृत्यु कब हो जाती है, इसकी मृत्यु होती है 1530 में।
पहली बार तोप का प्रयोग, पहली बार युद्ध में तोप का प्रयोग, ठीक है, पहली बार युद्ध में तोप का प्रयोग किसके द्वारा? बाबर के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। और इसकी माँ, इसकी जो माँ थी चंगेज खां, ठीक है, चंगेज खां की तरफ से थी, यानी कि मंगोलिया से। और इसे यूरोपियन ने क्या? मुगल कहा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसका शासनकाल तो आप जानते ही, 1529 से 1526 से 1530 तक रहा। अब देखिए ये किसका शासन है? ये हिमायू का शासन है। हिमायू को पराजित किया कौन? देखिए शेरशाह सूरी। कौन पराजित किया? शेरशाह सूरी हिमायू को पराजित किया और ईरान भाग गया, ठीक है। हिमायू जब पराजित हुआ तो कहाँ भाग गया? ईरान भाग गया, ठीक है। हिमायू कहाँ चला गया? ईरान चला गया, ठीक है। और इसी समय क्या होता है? इसी समय हुमायूं की जो पत्नी होती हैं वो गर्भवती होती हैं, यानी कि वो प्रेग्नेंट होती हैं। अब वो अपनी गर्भवती पत्नी को साथ लेकर जाते तो नहीं, ठीक है। उसी समय कहा जाता है, लेकिन वैसे तो अकबर का जन्म 42 में कहा जाता है, लेकिन उस समय कहा जाता है कि उसी समय फिर दोबारा वो आते हैं, दोबारा आते हैं, फिर वो हार जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, जब दोबारा आते हैं तो अपनी पत्नी को कहते हैं कि अपने एक मित्र के पास उसे छोड़ देते हैं और वो यहाँ से निकल जाते हैं। उसी दौरान क्या होता है, किसका जन्म होता है? भारत के एक बड़े राजाओं में से एक, जिनका नाम क्या होता है? अकबर होता है, जलालुद्दीन अकबर, ठीक है। तो देखिए ईरान भाग जाता है और 1555 में हुमायूं ने सूर को पराजित किया, यानी कि सूर वंश को पराजित किया और 1 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बनता है? अकबर बनता है। हुमायूं के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बनता है? अकबर बनता है। तो पहले से आपको ये सब कर्म पता है। अकबर 1556 से 1605 तक, 1556 से ये 1605 तक शासन करता है, ठीक। कौन? अकबर। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, मैंने आपको बताया था, सब लोग आते थे, कुछ ना कुछ अच्छी तरीके से विस्तार करते थे। अकबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत और समृद्ध बनाया। ये जाहिर सी बात है, मजबूत और समृद्ध बनाया, क्योंकि ये बहुत योग्य व्यक्ति थे। कहा जाता है कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल मूर्ख थे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने साम्राज्य को चलाया, जिस तरीके से अपने मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाया, वो काबिले तारीफ था। मुगल के इतिहास में कहा जाता है कि अकबर से बड़ा कोई सम्राट नहीं हुआ, अकबर से बड़ा कोई शासक नहीं होता है। ये मुगल इतिहास का एक बहुत बड़े शासकों में से एक थे। कौन? जलालुद्दीन अकबर। अकबर के बारे में कहा जाता है कि ये इसीलिए इतना कर पाए क्योंकि इनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। ये सभी धर्मों का सम्मान करते थे, जितने भी धर्म थे सभी धर्म गुरुओं को अपने यहाँ आश्रय देते थे। ये अपने, कहा जाता है कि अपने जो परिसर था इनका, जहाँ रहने का परिसर होता था, उसमें ये मंदिर तक का निर्माण करवा दिए थे। तो इतने बड़े क्या थे? वो सहिष्णु व्यक्ति थे, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये अपने साम्राज्य को बड़े लंबे समय तक मजबूत और समृद्ध बना करके रखा। इनका साम्राज्य हिंदकुश पर्वत तक फैल गया था, यानी कि भारत के ऊपर, ये जो अपना प्यारा भारत है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो पर्वत है ये हिंदकुश पर्वत है, हिंदकुश पर्वत, ठीक है। ये भारत के ऊपर जो देखेंगे यहाँ पे हिंदकुश पर्वत तक फैल चुका था। अकबर ने ईरान के सफावी, तुरान के उज्बेक की विस्तारवादी योजनाओं को यहाँ पे आगे बढ़ाया, योजनाओं पर लगाम लगाए रखा, यानी कि किसी भी चीज को उस तरीके से नहीं होने देते थे, ठीक है, किसी भी तरीके से उसको। अकबर के बाद उनका सुपुत्र जो होता है वो जहांगीर आता है, और जहांगीर जहांगीर ये अकबर के बाद आता है। मैंने आपको बताया था ना, सलीम जहांगीर, ये 1605 से 1627 तक, ठीक है, ये 22 वर्षों तक, 1605 से लेकर के 1627 तक क्या होता है? जहांगीर का शासनकाल होता है।
जहांगीर अपने शासन में बहुत कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इसके समय को कहा जाता है कि चित्रकला का स्वर्ण युग था। फिर उसके बाद देखिए शाहजहां आते हैं, जो 28 से लेकर के 58 तक शाहजहां का काल होता है। और फिर औरंगजेब देखेंगे 58 से 1707 तक। और इसके बाद क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजवंश घटने लगी, ठीक है, यानी कि मजबूत जो था उसकी मजबूती कम होने लगी। अभी मैंने आपको बताया था ना, इस बीच में बहुत मजबूत था, क्योंकि औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर जैसे शासक थे। इसके बाद जो शासक आएंगे, एक भी शासक योग्य शासक नहीं होंगे। योग्य शासक नहीं होंगे तो क्या होगा, अब मान लीजिए आपके गांव का मुखिया अगर अच्छा व्यक्ति नहीं होगा तो गांव में आकर के कोई कुछ करके निकल जाएगा। अगर आपके गांव का शासक अच्छा होगा तो आपके गांव में कोई आने से डरेगा। जैसे ही शासक कमजोर पड़ेगा, लोग आपके यहाँ धावा बोलना शुरू कर देगा। ठीक उसी तरीके से मुगलों का जो शासन था, मुगलों के जो शासक थे, वो जैसे ही कमजोर पड़े, इस पे क्या हुआ, बौछार हो गई। किस चीज की बौछार हो गई, हमलों की बौछार हो गई, षड्यंत्रों की बौछार हो गई। इनके अपने लोग इनको छोड़ने लगे और इस तरीके से क्या हुआ, सम्राट धीरे धीरे समाप्त हो गया। इसीलिए योग्य व्यक्ति का होना बहुत जरूरी होता है। अगर औरंगजेब के बाद भी योग्य व्यक्ति होता तो शायद मुगल ही लगातार भारत पे शासन कर रहा होता, बीच में अंग्रेज आता ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे मुगल कमजोर होगा, ऐसे ऐसे क्या होगा, अंग्रेज मजबूत होता चलाएगा। जैसे अभी देखिए, अभी क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु हुई और यह इतना नीचे है कौन, इतना नीचे है कौन, इतना ऊपर भी मुगल है और इतना नीचे यहाँ पर है अंग्रेज। अब देखिए मुगल कमजोर होता जाएगा और ये धीरे धीरे उठता जाएगा। इसको इसको फुसलाएगा, इसको बोलेगा अच्छा इतना पैसा देते हैं आप हमको बला दे दीजिए गाँव, कहेगा ले लो। अच्छा इतना पैसा देते हैं हमको बंगाल दे दीजिए, इतना नहीं दे दीजिएगा, झगड़ा करके। अब देख लिया कि ये जो है मुगल का जो शासक है औरंगजेब की तरह नहीं है, ये बेवकूफ शासक सब है। और इसको लूटते लूटते क्या हुआ, धीरे धीरे बराबरी में आके खड़ा हो गया। बराबरी में आकर के खड़ा हो जाएगा 1757 के प्लासी के युद्ध में। और उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होगी और धीरे धीरे क्या होगा, मुगल नीचे चला जाएगा और अंग्रेज ऊपर आता जाएगा। और अंततः क्या होगा, अंग्रेज भारत पे शासन करना प्रारंभ कर देता और मुगलों को समेट करके दिल्ली के चांदनी चौक तक समेट करके रख देता है। और उस चांदनी चौक के बीच में जो सिमटा हुआ रहता है, उसे भी 1857 की क्रांति के बाद निर्वासित करके रंगून भेज देता है। जो अंतिम शासक होते हैं बहादुर शाह जफर, वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ से मुगल समाप्त हो जाता है। जिसकी यात्रा 1526 में शुरू हुई थी, उसकी यात्रा कहाँ समाप्त होती है, 1757 में। ठीक है, 1757 यानी कि 58 में उसको बाहर कर दिया जाता है। देखिए दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसे राजधानी, मैंने आपको बताया ना, दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसे राजधानी नगरीय क्षेत्रों में शक्तिशाली विस्तार होने लगा। और 1857 में इस वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेज उखाड़ फेंका। कब, 1757 की क्रांति में। कहा कि अब यहां से आपका खेल खत्म होता है। ठीक है, इतनी बात है। ये 3-4 जो स्लाइड है इसको आप कम से कम छोटा थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें मैं वहां पे लिख ही दे रहा हूँ। मुगल बादशाहों द्वारा तैयार किए गए इतिवृत्ति में इस साम्राज्य के दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत मिलते। यह चाहते थे कि पीढ़ियों में शासन उपलब्ध हो और दरबारी इतिहासकार द्वारा, यानी कि आपको जानना है किसके बारे में, मुगल के बारे में जानना है तो मुगलों के बारे में जानने का इतिहास, बहुत सारे इतिहास है आपके पास। अकबरनामा है, शाहजहांनामा है, आलमगीरनामा है, बाबरनामा है, इसको पढ़ लीजिए। आपके पास बादशाहनामा है, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, बादशाहनामा है। उसके बाद आपके पास जहांगीरनामा है, इसको पढ़ लीजिए। इस तरीके के कई सारे स्रोत हैं, ये सब बुक जाकर के पढ़िए। आप बहुत ज़्यादा मुगलों के बारे में जानना चाहते हैं तो जाइए आप आईने अकबरी लेकर के पढ़ लीजिए ना, आईने अकबरी लेकर के पढ़ लीजिए, जहांगीरनामा पढ़ लीजिए, बाबरनामा पढ़ लीजिए, शाहजहांनामा पढ़ लीजिए। वहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। ठीक है, और ये सब, अब देखिए क्या होता है, दरबार की जो भाषा थी वो फारसी। ठीक है, पहले दरबार की भाषा फारसी नहीं हुआ करती थी, अधिकतर समय तक दरबार की भाषा तुर्की थी। लेकिन तुर्की से क्या होता है, तुर्की में आम लोगों को बोलचाल में दिक्कत होती थी। लेकिन अकबर बहुत ही, मतलब क्या बोले, अकबर का दिमाग बहुत चलता था। अकबर ने सोचा कि मैं अगर तुर्की भाषा को रखूंगा तो लोग हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, जो लोग फारसी बोलते हैं वो हमसे जुड़ते ही नहीं है। ये क्या कि देखिए, अधिकतर मुसलमान और अधिकतर जो लोग थे वो क्या होते थे, फारसी बोलने वाले थे। तो उन्होंने दरबार की भाषा को फारसी बना दिया, यानी कि तुर्की भाषा को हटा करके जो उनके बाप दादाओं ने जिन भाषा को वहां पर भारत में लाया था, उस भाषाओं को आगे बढ़ा रहे थे, उस भाषा को समाप्त करके अकबर ने क्या किया, फारसी भाषा को लाया। और फारसी भाषा को लाने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब था कि सभी लोग इससे हमसे जुड़े। ठीक है, अधिकतर लोग फारसी भाषी थे, तो उन्होंने अधिकतर लोगों का इंटरेस्ट सोच करके फारसी भाषा को इंप्लीमेंट कर दिया और उसके परिणाम भी देखने को मिले। ठीक है, अकबर के प्रति लोग क्या थे, अकबर के प्रति लोग सजग थे।
लेकिन जब दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों का शासन था तब बाबर ने अपनी कविताएं एवं स्मरण तुर्की भाषा में लिखी। इसके काल में उत्तर भारतीय विशेषकर हिंदी और फारसी में लिखे गए थे। अकबर ने फारसी को दरबार का मुख्य भाषा बनाया। अकबर ने किसको दरबार का मुख्य भाषा बनाया? तो फारसी को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फारसी को क्या किए थे? अकबर ने दरबार की मुख्य भाषा बनाया था। अकबर के समय फारसी दरबार की भाषा में ऊंचा स्थान दिया गया और प्रतिष्ठित उखर आगे चलकर सभी स्तरों पर प्रशासन की मुख्य भाषा बन गई और इसे लेखन लिपियों तमाम चीज़ों में, अब देखेंगे जितने भी चीज़ें इनके बाद लिखी जाएगी सब फारसी में। फारसी प्रत्यक्ष में प्रयोग नहीं था, लेकिन जहाँ पर फारसी प्रत्यक्ष में प्रयोग नहीं था वहाँ पे राजस्थानी, मराठी, तमिल, ये सब अलग अलग जगह पे जहाँ पे फारसी लोग अधिकतर नहीं बोल पाते थे वहाँ पे आपको राजस्थानी, मराठी, तमिल ये सारी भाषाएं बोली जाती थी। 17वीं शताब्दी तक बोलने लगे और अलग अलग क्षेत्रों में आ गए। अन्य भारतीय भाषा भी बोले जाते थे इस समय, ठीक है। फारसी और हिंदी के साथ पारंपरिक सिद्ध उर्दू के रूप में भी नई भाषा निकल करके आई। इसी समय क्या होता है, फारसी और हिंदी के बीच से एक नई भाषा निकल करके आई, जो भाषा क्या थी? उर्दू थी। अकबरनामा, ध्यान रखिएगा कि इस समय मुगलों के समय उर्दू का कोई यूज नहीं है, ठीक है, उर्दू का कोई यूज नहीं है। इस समय उर्दू कहा जाता है कि निकल करके सामने आई थी, लेकिन उर्दू में कोई भी चीज़ आपको लिखा हुआ उस समय नहीं मिलेगा। उर्दू अगर आप देखेंगे तो उर्दू आप वर्तमान समय में, आधुनिक समय में जब आएंगे तो उर्दू का बहुत ज़्यादा प्रयोग देखा जाएगा। ऐसे भी कहा था ना कि उर्दू वज्म है मेरी, मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ, ठीक है। तो यानी कि उर्दू जो है हमारी मौसी की तरह भाषा है, ठीक है। उर्दू हमारे जितने पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सऊदी अरब है, यूएई है, अमान है, कुवैत है, अबू धाबी, इन तमाम जगहों पे क्या होता है, उर्दू बोली जाती है। और इन सब से हमारे क्या है, हम हमारे देश का बहुत ही गहरा नाता है, यानी कि ये सब हमारे पड़ोसी हैं। अब पड़ोसी क्या होता है, माँ मौसी के बराबर होती है, ठीक है। तो कहते हैं ये उर्दू वज्म है मेरी, मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ। ये कुमार साहब की बहुत अच्छी लाइन है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। देखिए क्या होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा अध्ययन कर लेंगे ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे ना, पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिल को ये कर जाएगी। अच्छा ये लाइन मतलब कितने हम लोगों ने कितना अध्ययन किया तब जाकर के समझ, अच्छा ये शब्द का कितना बड़ा महत्व है, ठीक है। तो जितने पड़ोसी देश है, तो इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए यूएई में भारत का कोई व्यक्ति खड़ा होता है, कुमार विश्वास जैसे लोग खड़ा होते हैं और कहते हैं कि ये उर्दू वज्म है मेरी, मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ, तो यानी कि मैं भारत से हूँ और इस देश से मेरा ये माँ मौसी का रिश्ता है। तो क्या होता है, इससे राजनयिक संबंध तो अच्छे होते ही होते हैं, एक दूसरे के आपसी विश्वास भी बढ़ते हैं, आपसी भाईचारा भी बढ़ता है, ठीक है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी बनता है, ठीक है। इस तरीके से भाषा भी लोगों में दूरियां उत्पन्न करती है और भाषा भी लोगों को एक दूसरे के पास लाते हैं। मान लीजिए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अचानक से आपने देखा ट्रेन में आपको किससे बातचीत हुई और वो नंबर वंबर दे दी आपको, यही ठीक है, इशारों में नंबर दे दी आपको लिख करके, आपने आया, आप घर से फ़ोन लगाया, कहा हेलो, तो उसने कहा हाँ इल्ला नादरी मने बोलत गला ट्रेन बोलत रे। अब आप कहेंगे अरे ये तो तमिल बोल रही है, ये यार कैसे मैं इससे बात करूं। अब आप आसपास के लोगों को कहेंगे कि मुझे तमिल सीखना है यार, कोई तमिल बता दो कैसे बोला जाता है, मेरी तो गर्लफ्रेंड तमिल बोलती है। तो क्या हुआ यहाँ पे, आप भाषा के वजह से आपके संबंध नहीं बन पाए, वो आपकी दोस्त नहीं बन पाई क्योंकि आप तमिल नहीं जानते थे और दोबारा आपकी हिम्मत नहीं हुई उसको फ़ोन करने की, और आप जो हिंदी बोल रहे थे वो नहीं समझ पा रही थी। तो भाषा क्या होता है, एक दूसरे को दूर ले जाता है, और अगर भाषा एक हो एक दूसरे को नज़दीक लाता है, कि ये संबंधों का जो मेल होता है वो कहीं ना कहीं कभी कभी भाषा से भी होता है। इसीलिए इस संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए ही अकबर ने दरबार की भाषा को फारसी बनाया, और जो लोग जहाँ जिस भाषा को बोलते थे उनको बोलने दिया गया, लेकिन दरबार की भाषा फारसी हो गई। पहले क्या होती थी, तुर्की होती थी। महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों से भी फारसी भाषा में अनुवादित करवाए। ये महाभारत और रामायण को संस्कृत भाषा में क्या करवाए, फारसी भाषा में क्या करवाए, ये अनुवाद करवाए, जिसमें रजनामा, रजनामा किसका है, महाभारत को युद्ध के पुस्तक के नाम में जाना जाता है। यानी कि महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसका नाम क्या है, रजनामा है, ठीक है। रजनामा का क्या मतलब होता है, युद्ध की पुस्तक, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखिएगा आप कि फारसी में जो अनुवाद हुआ उसका क्या नाम है, रजनामा नाम है। पांडुलिपि की बात करें, पांडुलिपि क्या होता है, बेसिकली पांडुलिपि का ये मतलब होता है प्रिंटिंग प्रेस ना हो करके, पांडुलिपि का ये मतलब होता है कि कोई प्रिंटिंग प्रेस ना हो, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट आप लोग रुक। हाँ, पांडुलिपि, पांडुलिपि क्या होता है, हाथों से लिखी हुई, ठीक है। पांडुलिपि क्या होता है, हाथों से। अब ना प्रिंटिंग प्रेस आ गया, आपकी जो किताब है वो पांडुलिपि नहीं है, वो पांडुलिपि नहीं है,
लेकिन मैं जो लिखता हूँ, मैं जो लिख करके आपको देता हूँ, वो पांडुलिपि उसको कह सकते हैं आप। हाथों से लिखी हुई जो चीजें हों उसे पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, पांडुलिपि, बस हाथों से लिखी हुई पुस्तक को क्या कहते हैं, पांडुलिपि। इतना आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं अगर कुछ लिख रहा हूँ, अकबर के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, ये पांडुलिपि है जो हाथों के द्वारा लिखी जाती है। भारत की सभी पांडुलिपियों के रूप में है। पांडुलिपि की रचना का मुख्य केंद्र, यानी कि जितने भी किताब आप देख रहे हैं, बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, ये सब क्या है, पांडुलिपि है। ये सब क्या है, पांडुलिपि है। ठीक है, उस समय जितने महाभारत लिखे गए, रामायण लिखे गए, सब क्या है, पांडुलिपियों में लिखे गए, यानी कि हाथों से लिखी गई है। जैसे कागज से बनने वाली पांडुलिपि के पन्ने तैयार करते थे और सुलेख की पाठ को नकल करके पृष्ठ को चमकाने के लिए चित्रकार, जिलसाद, ये सब मतलब क्या होता है, तो कोई व्यक्ति पन्ना बनाते थे, कोई इसको पॉलिश करते थे और कोई इस पे लिखते थे। इस तरीके से पांडुलिपि तैयार होता है। कई कई लोग मेहनत करते थे इसमें, परंतु पदवी पुरस्कृत उन्हीं लोगों को मिलता था जो उस पे लिखते थे। जाहिर सी बात है कि पन्ना बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होगा, उसको पॉलिश करने में कितने सारे लोगों का योगदान होगा, उसके बाद जो उस पे लिखते थे, लेकिन उसी को पुरस्कृत किया जाता था जो पीठ पे। अब कहा जाता है, देखिए, जैसे कि आप किसको जानते हैं, आप राजू सर को जानते हैं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बताइए ये जो टाइपिंग करते हैं उसको तो आप नहीं जानते हैं, टाइपिंग करते हैं उसको तो आप नहीं जानते हैं। बताइए, जो ये पीपीटी बनाते हैं उनको आप नहीं जानते, जो मेरा कैमरा सामने से ऑन करते हैं उनको नहीं जानते, सामने से जो बैठ करके कमेंट को कंट्रोल करते हैं उनको तो आप नहीं जानते। तो इन लोगों को तो आप जानते नहीं, ये सब पर्दे के पीछे है। पर्दे के सामने कौन है, मैं हूँ। तो आपके लिए राजू सर हीरो है, ठीक है, लेकिन राजू सर को हीरो बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। बहुत सारे लोगों को मैं कहता हूँ, अच्छा वो वाला नोट्स बनाए थे, वो जरा सा देना, वो वाला काम किए थे, थोड़ा सा चाय ला देना भाई, कोई पानी ला देना भाई। तो अगर राजू सर आपके सामने घंटों खड़ा रह जाता है, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे खड़ा रह जाता है, इसका क्या मतलब है कि राजू सर अकेले थोड़ी ना खड़ा हो पा रहा है। इनके पीछे भी बहुत सारे लोगों का योगदान है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास अच्छी किताबें हैं, आपके पास अच्छे कपड़े हैं, तो इसके पीछे किसका योगदान है, आपके मम्मी पापा का योगदान है। वो कहीं ना कहीं मेहनत करके आपको सारी चीज़ें देते हैं, तब जा करके आप पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ाई तो आप करते, रिजल्ट आता है तो सर्वोपरि तो आप देखते हैं, लेकिन लोग ये थोड़ी ना जानता है कि रिजल्ट के पीछे कितने लोगों का योगदान है। राजू सर का योगदान है, आपके माता पिता का योगदान है, आपके दोस्तों का योगदान है और खुद आपका। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, लेकिन पुरस्कृत, आप बताइए, बोर्ड जब आपको बुला करके 1 लाख रुपए का चेक देगा तो राजू सर को तो देगा नहीं। ये तो नहीं कहेगा तुमको जो पढ़ाई थे उनको बुलाओ, नहीं नहीं नहीं, ये तुमने लिखा है, तुम्हें 1 लाख का चेक दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पे जो लोग लिखते थे उन्हीं को क्या होता था, पद भी मिलता था, पुरस्कार मिलता था। जो लोग उसके पीछे काम करते थे, ये पेज बनाने में, उसको पॉलिश करने में, उसको एक दूसरे से जोड़ने में, ठीक है, उन सबको कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, इस तरह की चीजें इस समय होती थी। जैसे सुलेख और चित्रकारों को उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मिली थी, जो उस पर चित्रकारी करते थे, और जो लिखते थे उनको अच्छी प्रतिष्ठा मिलती थी। कागज बनाने वाले गुमनाम रह गए, कारीगर बनकर ही रह गए। ठीक है, उनका प्रयोग अलग अलग शैलियों में। नास्तलिक शैली, ठीक है, इसे लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। इस 5 से 10 मिलीमीटर के नोक, ठीक है, ये जो होता है, ये नोक जो देख रहे हैं, ये 5 से 10 मिलीमीटर नोक वाले सेकेंडों से उसे कलम कहा जाता था, और टुकड़ों में स्याही डुबो करके लिखा जाता। ये सब हम लोग लिखे भी थे। हम अपनी बात बताते हैं, मैं तो ऐसे, देखिए, मैं तो पढ़ा करता था, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, SDSSM करके उस समय स्कूल हुआ करता था, मैं उसमें पढ़ता था। लेकिन क्या होता था, मेरी दीदी लोग जो पढ़ती थी, मेरी दी लोग बड़ी थी, तो दी लोग को देखते थे ना कि जब मैं घर जाता था, मैं बाहर रहता था शहर से, तो घर से बाहर रहता था, तो मैं जब घर जाता था ना, तो दीदी को देखते थे ना, एक बांस होता था, बांस जानते हैं ना आप, बांस, गांव के जो बच्चे होंगे उनको बांस पता होगा। बांस को जो है तो छिल करके, जैसे हम लोग पेंसिल को क्या करते हैं, पेंसिल को जो कटर से कट करते हैं, दीदी लोग क्या करते हैं, चाकू से उसको छिल करके, फिर नील जानते हैं ना, जो नील होता था, उसको क्या करते थे, वो उसमें घोर करके एक छोटे से कटोरे में रखती थी, और उसको डुबो करके और उससे लिखती थी, उसको बोलती थी सुलेख। हम बोलते, दीदी क्या कर रही हो, बाबू सुलेख लिख रहे हैं हम, मुझे भी दो ना लिखने के लिए, मुझे भी दो ना लिखने के लिए। तो मेरी, देखिए, मेरा अगर राइटिंग बहुत अच्छा, आप लोग कहते हैं कि राइटिंग अच्छा है, ऐसे भी लोग कहते हैं कि राइटिंग सर आपका अच्छा है। राइटिंग अच्छा के पीछे पता है, मैं अपनी दीदी लोग का योगदान बहुत मानता हूँ। उस समय क्या होता है, बचपन में मुझे पेंसिल से ही लिखने के लिए बोला जाता था, और पेंसिल खरीदने की औकात नहीं होती थी। सच बताऊं, मैं 5 रुपए की पेंसिल जब मुझे खरीद करके दिया जाता था ना, मैं इतना खुश होता था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उस समय क्या होता था, एक पेंसिल आता था, उसके ऊपर से डालिए, उसके ऊपर से डालिए, उसके ऊपर से डालिए, एक खत्म होगा, दूसरा डालिए तो इधर निकल जाता था। उस तरह के पेंसिल के मैं शौकीन था। और वो शायद उस समय 2 रुपये, 2.5 रुपये के मिलते थे। ठीक है, 2-2.5 रुपये बहुत होते थे। 2 रुपये के इतने बिस्किट्स आ जाते थे, इतने बिस्किट्स आ जाते थे। तो 2-2.5 रुपये के होते, जब वो आता था ना, खरीद करके पापा लाते थे या दीदी लाती, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। ठीक है, उससे मैं घंटों लिखा करता था, खुशी में ही घंटों लिखा करता था। तो कभी रॉ अच्छे से नहीं लिखाता था, तो उसमें हम अपना समय गरवाते, लॉ, इस तरीके से क्या होता था,
मैं अपनी राइटिंग को सुधारता गया और बचपन में ही लगभग 7, 6, 8 आते आते मैंने अपनी राइटिंग को बहुत बड़ा धार दे दिया और बहुत खतरनाक तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों लिखने लगे। तो वो सुलेख, ठीक है, वो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि वो जो पेन होता है, पेन का जो नोक होता है 2 से 3 मिलीमीटर का होता था। रंगीन चित्र की बात करें, मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल होते थे। जब इतिहास लिखते समय घटनाओं से संबंधित चित्रों को रखना होता था तो सुलेख उसके आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते थे। मान लीजिए कि ये पेज है, ठीक है, मान लीजिए कि ये पेज है, ठीक है, इस तरीके से 10 पेजों पे अगर लिखना है, बाबर के इतिहास को अगर लिख रहा है कोई लेखक, उसके पास इतने पेज रखे हुए हैं, ठीक है। अब इस पेज में उन्होंने लिखा, इस पेज में लिखा और उन्हें लगा कि यहाँ पे बाबर का चित्र होना चाहिए, चित्र, तो इसे खाली छोड़ दिया, ठीक है। फिर इसमें लिखा, इसमें लिखा, फिर इसमें लिखा, फिर इसे खाली छोड़ दिया, इसे खाली छोड़ दिया, इसमें चित्र। अब सारे लिख लेंगे तो बोलेंगे जो जो खाली है तो चित्रकार को बुलाओ, यहाँ पे बाबर का चित्र बनाओ, यहाँ पे अकबर का चित्र बनाओ, यहाँ पे शाहजहां का चित्र बनाओ, यहाँ पे दरबार का चित्र बनाओ, यहाँ पे महिलाओं का चित्र बनाओ। इस तरीके से क्या होता है, पांडुलिपि पूरी होते थे। यही रंगीन चित्र हुआ करता था, ठीक है। और विशेष समझने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। इसमें चित्र इतना सुंदर होता था ना, लगता था कि उसमें जीवन उतर आया है, कोई व्यक्ति साक्षात उसमें है, ठीक है। इस तरीके से चित्र बनाए जाते थे। इसको लेकर के जो मुस्लिम धर्मगुरु होते थे उसका विरोध भी करते थे, कहते थे इस व्यक्ति को बनाना अल्लाह का काम होता है। चित्र ऐसे बना देते थे ना कि लगता था कि सिर्फ इसमें जीवन नहीं डाला गया, हूबहू बना देते थे। ऐसे ऐसे चित्रकार उस समय थे, सोचिए। आज ऐसे ऐसे चित्रकार होना दुर्लभ है, ठीक है, ऐसे चित्रकार होना बहुत दुर्लभ है। लेकिन उस समय ऐसे ऐसे चित्रकार होते थे कि चित्र ऐसे बना देते थे कि लगता था कि व्यक्ति हूबहू उसी वही व्यक्ति है, उसमें सिर्फ जान नहीं था। तो कुछ जो धर्मगुरु होते थे, जो धर्म के ठेकेदार लोग उस समय भी होते थे, वो कहते थे ये तो अल्लाह का अपमान है, ये चित्र बनाना अल्लाह का अपमान है। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में चित्र बनाना क्या था, गुनाह है, ये अल्लाह का अपमान है, ठीक है। लेकिन अबुल फजल ने कहा कि नहीं नहीं, ये बकवास की बात है, ये कोई अल्लाह का अपमान नहीं है। कहा कैसे, हूबहू बना देते हैं, लोगों को बनाना तो अल्लाह का काम है, अगर कोई व्यक्ति बना रहा है लोगों को तो वो अपमान है। इस तरह की बातें होती थी। और अबुल फजल ने कहा था कि प्रकृति का सबसे खूबसूरत नज़ारा क्या हो, चित्रकला है। इस तरह के शब्द उनके थे। प्रतिनिधियों अर्थात उलेमा ने कई तनाव हो जाते थे। देखिए, प्रतिनिधि अर्थात उलेमा के बीच क्या होता था, कई बार तनाव हो जाता था। किस चीज को लिए, जीवन। अबुल फजल ने चित्रकार को, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, चित्रकला को एक जादुई कला कहा। किसने, अबुल फजल ने। अबुल फजल ने चित्रकला को एक जादुई कला कहा, ठीक है। अबुल फजल कहता है कि चित्र कला निर्जीव वस्तुओं को इस रूप में प्रस्तुत करती है कि वो जीवित की तरह दिखे, ठीक है, जीवित की तरह दिखे। और आगे आप देखेंगे जीवन जिसमें हो। इसमें देखिए उलेमा और कई बार क्या होता था, प्रतिनिधियों के बीच तनाव हो जाता है। चित्र को लेकर शासकों और मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग जो थे, जो परंपराओं को मानने वाले लोग थे, वो सब क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। जिसमें मानव, देखिए परंपराओं का कौन लोग विरोध करते हैं, जिनके पास क्या होता है, जो पुरानी सोच के लोग होते हैं। रूढ़िवादी का मतलब होता है पुरानी सोच के लोग। अब मान लीजिए गांव में आप में से कोई लड़की है, मान लीजिए गांव में क्या करती हैं, अब जींस पहन करके निकल गई। अब जो देखिए पापा नहीं, पापा को गुस्सा नहीं आएगा, पापा तो कहेंगे अच्छा मैं तो शहर से आया हूँ, वहां पे लड़कियां जींस पहनती है कोई बात नहीं। लेकिन आपके दादा बहुत गुस्से हो जाएंगे कि लड़की बिगड़ गई है, थोड़ी सी स्कूल क्या चली गई, थोड़ी सी कॉलेज क्या चल गई कि लड़की बिगड़ गई है, इस लड़की को बांध के रखना होगा, बेटा लड़की हाथ से निकल रही है। तो ये क्या, उनकी रूढ़िवादी सोच बताती है। वो बेचारा अपनी रूढ़िवादी सोच पे घिरे हुए हैं, उन्होंने ऐसी दुनिया देखी ही नहीं, वो आधुनिकता से उनका कोई परिचय ही नहीं है, आधुनिकता में उन्होंने कभी जिया ही नहीं, तो आधुनिकता को वो स्वीकार कैसे कर ले। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो उलेमा लोग थे वो आधुनिकता को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन यहाँ पे अबुल फजल जैसे महान और ज्ञानी व्यक्ति थे जो कहते थे कि नहीं, चित्रकला एक जादुई कला है, जो निर्जीव वस्तुओं को इस तरीके से बना देते हैं कि वो सजीव लगता है, ठीक है। इतिहासकार अबुल फजल बादशाह को कहते हुए उद्धृत करता है कि कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं। ये उलेमाओं के बारे में कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में पंडित होता है, अपने हिंदू धर्म में पंडित होता है, इसी तरीके मुस्लिम धर्म में क्या होता है, उलेमा होता है, यानी कि वो धर्मगुरु होते हैं। उनसे कहा जाता है कि ऐसे लोग हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ। कौन, अबुल फजल कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है। ये लाइन देखिए, ये अबुल फजल कहते हैं कि खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, मैं ऐसे लोगों को नापसंद करता हूं जो चित्रकला से घृणा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका क्या है, चित्रकला है।
क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा की रचना वह जीवन नहीं दे सकता। वर्गों को ऐसा लगता है कि चित्रकला की रचना शक्ति अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि ये चित्रकला बना बना करके भगवान की जो शक्ति है वो अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो कहते थे कि नहीं, चित्रकला जो है खुदा को जानने का बेजोड़ तरीका है। यह एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर का ही था। जो रूढ़िवादी लोग थे वो कहते थे ये काम तो सिर्फ ईश्वर कर सकता है, ये चित्रकार लोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के मतभेद था। लेकिन बाद में सीरिया की व्याख्या में बदलाव आया। जो शरिया कानून था उसके व्याख्या में बदलाव आया और ईरान के सफावी राजाओं के दरबार में भी कलाकारों का संरक्षण दिया जाने लगा। अकबरनामा और बादशाहनामा, इसमें बहुत कुछ नहीं जानना है। इसमें आपको बहुत कुछ नहीं जानना है, आपको ध्यान रखना है। अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा और बादशाहनामा को लेकर के मैं एक नोट्स ही आपको बनवा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से प्रश्न एकदम आएंगे। पहले तो आपको अबुल फजल के बारे में कुछ बातें लिख लीजिए। ये ये क्या बोले थे, चित्रकला एक जादुई कला है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चित्रकला एक जादुई कला है। दूसरी बात इन्होंने कहा था, चित्रकला ईश्वर को जानने का बेजोड़ तरीका है। चित्रकला ईश्वर को जानने का एक बेजोड़ तरीका है। ठीक है, चित्रकला एक जादुई कला है। ये कौन थे, अकबर के दरबारी इतिहासकार। ठीक है, ये बातें आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। किन के बारे में, अबुल फजल के बारे में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देखिए अकबरनामा। सीधे आईने अकबरी के बारे में आप जानिए। आईने अकबरी का ही एक भाग है अकबरनामा। आईन ए अकबरी, इसके लेखक अबुल फजल। ठीक है, कितने वर्ष लगे लिखने में, तो ये 13 वर्ष लगे इसको लिखने में। जिल्द कितने हैं, ये 3 जिल्द में विभाजित हैं। पहले 2 में, फर्स्ट और सेकंड में इतिहास की बातें हैं, साम्राज्य के इतिहास। और तीसरा जो जिल्द है वो है आइन ए अकबरनामा। सॉरी, ठीक है, ये तीसरा जो जिल्द है वो क्या है, अकबरनामा है। तीसरा जो जिल्द है आपका वो क्या है, अकबरनामा है। सॉरी, आईने अकबरी। ठीक है, ये, अरे ऊपर नीचे ये क्या कर दिया हमने, ये सॉरी, चलिए, ये आपका अकबरनामा, ये अकबरनामा, सॉरी आईने अकबरी। ये जो तीसरा जिल्द होता है ये आईने अकबरी।
ये उल्टा हो गया था, आईने अकबरी है। ये 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में बटा है। इसमें आदिम से लेकर के अकबर तक का इतिहास है। आदिम से अकबर तक का इतिहास है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है ना? ठीक है, अकबरनामा, अकबरनामा के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर बादशाहनामा की बात है। बादशाहनामा ये शाहजहां के द्वारा लिखवाया गया। इसके लेखक कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, और ये अबुल फजल के शिष्य थे। अबुल फजल जो थे उन्हीं के शिष्य कौन थे? ये अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, अबुल हामिद लाहौरी, अबुल या अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, अब्दुल हामिद लाहौरी इन्हीं के। शाहजहां से पहले के सभी बादशाहों का इतिहास, सभी बादशाहों का इतिहास इसमें वर्णित है। ठीक है, देखिए 3 जिल्द विभाजित हैं। प्रथम 2 इतिहास है और तीसरा जिल्द आईने अकबरी है। यही सब बातें हैं लिखी हुई। ठीक है, अकबरनामा, ठीक है, आईने अकबरी। ठीक है, 10 वर्षों तक ब्यौरा देता है। यह मंगोल रानी अलान कुआं को अपने शिविर में आराम करने के लिए, सूर्य की एक किरण होता है कि सूर्य से क्या होता है, देवीय प्रकाश। अलान कुआं एक बार क्या होती है, देवीय प्रकाश से कहा जाता है कि वो गर्भवती हो जाती है। ठीक है, इस तरह की कहानियां हैं। देवीय प्रकाश को लेकर के एक प्रकाश की पीढ़ी से दूसरे प्रकाश में हस्तांतरित होती है। सुलह एक कुल की नीति। ठीक है, ये मुगल इतिवृत्ति, ठीक है, मुगल इतिवृत्ति साम्राज्य के हिंदू, जैन और मुसलमानों के अनेक अलग अलग धार्मिक समुदायों को लेकर के साम्राज्य में। तो देखिए सुलह ए कुल की नीति बेसिकली एक ही सीधे बात, देखिए नाम ही पता है, सुलह ए कुल, यानी कि जो लोगों में जो आपसी भाईचारा था उसको मजबूत करने के लिए सुलह ए कुल की नीति आएगी। सिर्फ इतना जानिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जितने भी लोग थे सभी के बीच भाईचारा उत्पन्न के लिए अकबर ने सुलह ए कुल की नीति लाई थी। सुलह ए कुल की नीति के बारे में सीधा इतना जानिए, यानी कि पूर्ण शांति को लेकर के। देखिए आदर्श और प्रबुद्ध के शासन के आधारशिला बताता है। सुलह ए कुल सभी धर्मों के मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, यानी कि सभी धर्म के लोग पूजा कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, मठों में जा सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें सभी धर्मों के लिए, ईरानी, तुरानी, ये तमाम लोग थे, सबके लिए क्या थे, किसी पे कोई पाबंदी नहीं थी। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा पर से कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। ये 2 डेट्स आप ध्यान रखिएगा। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। अकबर ने क्या किया था? 1563 में तीर्थ यात्रा कर। अकबर के बारे में कहीं हम लोग अभी तक नहीं लिखे हैं। तीर्थ यात्रा से कर हटाया और ये यहां से जजिया कर। जजिया कर क्या होता है? जो गैर मुसलमान यानी कि मुस्लिमों के अलावा जो कर लगता था, मुस्लिम को छोड़ करके अन्य सभी धर्मों पे कर लगाया जाता था, धर्म को लेकर के धार्मिक कर था, उसे क्या किया? जजिया कर को हटा दिया। कौन? अकबर ने।
ठीक है, ये अकबर ही सुलह है कुल की नीति। सुलह है कुल की नीति किनके द्वारा? अकबर के द्वारा ही लाया गया था। ठीक है, सुलह है कुल की नीति। चलिए, सामाजिक अनुबंधों में न्यायपूर्ण सत्ता, राजधानी और दरबार। राजधानी आपको पता ही है ना, कहाँ? दिल्ली से आगरा ले आए, आगरा से लाहौर ले गए, लाहौर से कुछ दिनों फतेहपुर सीकरी भी राजधानी रही थी। ठीक है, बाबर के शासनकाल में 4 वर्षों तक दरबार में अलग अलग स्थान लगाए। 1560 तक, देखिए 1560 तक अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। आगरा के किले का निर्माण कब? 1560 में। तो ये भी यहाँ पे लिख लीजिए, 1560 में आगरा के किले का निर्माण। आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। कहाँ पे? आगरा में। ठीक है, कई बार राजधानी बदलती रही। ठीक है, 1570 में फतेहपुर सीकरी नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। सीकरी अजमेर जाने वाली सड़क पर स्थित था। अजमेर वही, इनको काफी, ये 14 बार गए थे जिनके दरगाह में। ठीक है, अजमेर शरीफ दरगाह पे ये 14 बार गए थे, जो महत्वपूर्ण स्थल बन गई थी। अकबर ने जुम्मा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती की सफेद संगमरमर का मकबरा बनवाया था। ठीक है, कहाँ पे? फतेहपुर में, फतेहपुर सीकरी में जुम्मा मस्जिद। 1885 में राजधानी लाहौर स्थापित किया। लाहौर राजधानी कब बनाया था? ये कहीं अगर से पूछ ले तो 1885 में, सॉरी 1800 नहीं, 1585। लाहौर राजधानी। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग राजधानियां 1570 में देखिए फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाए थे। 1648 में दरबार में शाही सेना, ये सब कुछ विशेष जानने की जरूरत नहीं है। मुगल दरबार देखिए शासन का केंद्र होता था, पूरी तरीके से नियंत्रण राज सिंहासन का होता था, यानी कि राजाओं का होता था। दरबारी शासक यहाँ पर महत्वपूर्ण होता था, सिंहासन में बैठ जाता था और उसे कहीं, इसमें और कहीं से कोई दिक्कत है नहीं, जैसे कि व्यक्तियों को झुककर, ये जो होता था वहां पे अभिवादन का जो तरीका होता था, वो कभी झुक करके अभिवादन करता था, कोई व्यक्ति क्या होता था झुक करके अभिवादन करता था, कोई लेट करके अभिवादन, कोई घुटने पे बैठ करके, कोई सीधा लेट जाता था। इस तरीके से क्या होता था, अभिवादन का अलग अलग तरीका था। जैसे सिजदा कहा जाता था अभिवादन को, किसी को सिजदा कहा जाता था, उससे हैसियत का पता चलता था। सिजदा यानी कि दंडवत लेट जाना। आत्मनिर्भर उच्च जो सिजदा होता था वो उच्चतम रूप होता था, जहाँ शासक इन 4 तरीके को स्थान को चूमते थे। 4 तस्लीम जमीन को चूमना, ये एक तरीका था। राज दरबार में अपेक्षा की जाती थी कि ये शासक झुककर जमीन को चूमकर छाती के सामने हाथ रख करके अभिवादन का तरीका करे, यानी कि कोई ऐसे अभिवादन करे। ठीक है, कोई ऐसे झुक करके, कोई घुटने पे बैठ करके, इस तरीके से। लेकिन जब इसके यहाँ थॉमस रो आया तो वो ऐसे करके कहता है नमस्कार, ऐसे करके चल दिया। तो लोगों को आश्चर्य लगा कि ऐसे आज तक कभी कोई मुगल सम्राट के साथ नहीं किया, ये कैसे किया? तो पता चला ये कोई राजदूत है, यानी कि इसकी औकात बहुत है। तो यानी कि जो जिस तरीके से राजा का अभिवादन करता था उससे उसकी हैसियत पता चलती थी। मान लीजिए मैं किसी डीएम साहब से मिलने जाता हूँ, मैं मान लीजिए मैं किसी डीएम साहब से, किसी जिले के डीएम से मिलने गया, तो मैं जैसे ही उनके ऑफिस में गया, मैंने कहा नमस्कार सर, हाँ नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए। और उसके उनके आसपास जो लोग थे वो जाकर के जय हिंद सर, सर, सर अभी आया सर, सर हाँ सर, और उसका एकदम हाथ पाँव फुला सर। उससे क्या होता है, उसकी औकात की पता चलता है कि वो डीएम को बहुत बड़ा मान रहे हैं। और मैंने गया, मैंने कहा कि अच्छा आप इस जिले के नौकर हैं, अच्छा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं इस जिले के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि मेरे गाँव की कुछ सड़कें हैं, कुछ पुस्तकालय हैं, उन तमाम चीज़ों की मरम्मत करवानी है, उसको लेकर के मैं डीएम साहब आपसे मिलने आया हूँ, डीएम साहब आप कुछ करवा दीजिए, उसमें बहुत सारे काम करने के लिए बाकी हैं। तो इससे मेरी हिस्स उन आसपास लोगों ने क्या कहा, अच्छा अरे यार इस लड़के का हैसियत तो कमाल का है, डीएम साहब से एकदम ऐसे बात कर रहा है। डीएम साहब भी खुल के बात करे, डीएम साहब को पता है कि भाई ये पढ़ा लिखा है। ठीक है, हाँ मैं भी यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बना हूँ, तो ये भी लड़का लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक ठाक पढ़ा लिखा हुआ है, अच्छी जानकारी है, तो वो हमसे उस तरीके से बात करेंगे। ठीक इसी तरीके से जब अकबर के दरबार में या जहांगीर के दरबार में कोई विदेशी आता था, अंग्रेज आता था, ऐसे बात करता तो अकबर को पता होता था कि ये विदेशी है, भाई ये भी कोई राजा वाजा होगा। ठीक है, वहां पर इसकी भी अपनी औकात होगी, तो उससे उस तरीके से बात करते थे। यानी कि जो अभिवादन का तरीका होता था वो क्या होता था, उससे हैसियत पता चलता था। आजकल के लड़के को देखिए, पुलिस को देख करके ऐसे भागेंगे जैसे कि लग रहा है वो खुद में चोर है। ठीक है, नहीं, आप लोग भी कभी भी देखिए, आप अपने
अधिकारों के प्रति सजग रहिए। ऐसा नहीं कि यूट्यूब देखे और किसी दरोगा को जाकर के गलिया दिए, ऐसा भी नहीं करना है। हर किसी का अपना एक सम्मान होता है, हर किसी के अपना एक पद होता है, उसका हर किसी का अपना एक गरिमा होता है। अगर कोई वर्दी पहनता है तो उस वर्दी की अपनी एक गरिमा होती है, ठीक है। तो उस गरिमा के अनुरूप ही रहना है, उस गरिमा को हमें तार तार नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। हाँ, गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है, ठीक है। जो लोग गलत को गलत नहीं कहता है वो समझ लो को मुर्दा है, ठीक है। अगर जिंदा हो तो गलत को गलत कहना सीखो। जहांगीर के सामने केवल झुककर के अभिवादन किया और उसे बैठने के लिए कुर्सी की मांग की और लोग अचंभित रह गए। कहा, अरे ऐसे भी होता है। इस तरीके से होता था। पदवियां और उपहार और भेंट, पद जो होता था, पदवियां उपहार और भेंट उस समय क्या होता, पैसे देकर दिया जाता था। जो दरबारी लोग होते थे, जो उनके आस पास होते थे, ऐसे लोग पदवियां दिया जाता था। कुछ लोग पैसे देकर के पदवी ले लेते थे, ठीक है। जैसे कि मुझे अगर पीएचडी करना हो, मान लीजिए मुझे अगर पीएचडी कर, तो मुझे 3 साल की करीब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 3 साल में मैंने अपना रिसर्च पेपर नहीं सबमिट किया तो फिर अगले 2 साल तक मुझे समय मिलेगा कि आप अपना रिसर्च पेपर सबमिट कीजिए, तभी आपको एक पदवी मिलेगा जो डॉक्टर की पदवी होती है, डॉक्टरेट की पदवी होती है। डॉक्टर राजू राज मुझे लोग कहेंगे, ठीक है। मेरे नाम में डॉक्टर्स लग जाएगा, डॉक्टर राजू राज कहेंगे। वो वाला डॉक्टर नहीं, एमबीबीएस वाला। ये एक पदवी होता है। जैसे कि बाबर का एक पदवी था ना, जहरुद्दीन का पदवी क्या था, बाबर था, ठीक है। उसी तरीके से राजू राज का पदवी डॉक्टर राजू राज हो जाएगा। तो कब होगा, जब मैं 5 सालों की कठोर मेहनत करूंगा, 3 साल तक कठोर मेहनत करूंगा, तब जाकर के मैं अपना रिसर्च पेपर सबमिट करूंगा। और रिसर्च पेपर सबमिट करने के बाद मुझे उधर से एक पदवी मिलेगी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा या देश के राष्ट्रपति के द्वारा मुझे एक प्रमाण पत्र मिलेगा और कहा जाएगा कि ये एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक है, ये एक शोध करता है और इन्हें ये पदवी दी जाती है। और मेरा सम्मान एक अलग तरीके का बढ़ जाएगा। मैं किसी ऑफिस में जाऊं, किसी कहीं भी जाऊं, तो वहां पे एक अलग सम्मान मिलेगा। मैं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल हो जाऊंगा। कहीं भी मुझे प्रोफेसर की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी कि उसकी तरह मेरे साथ व्यवहार किया जाएगा। ठीक उसी तरीके की बात यहाँ पे है। तो उसके लिए यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, पैसा दीजिए, राजा का चरण चुम्बन कीजिए, ठीक है, राजा के चमचागिरी कीजिए और यहाँ से आपको पदवी मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पदवी मिलता था। योग्य व्यक्तियों को पदवी देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। कभी कोई योग्य व्यक्ति को देता था, लेकिन ऐसे नहीं देता था सबको। कोई क्या हुआ, कोई कुछ दे दिया, गुलदस्ता दे दिया, कोई जमीन भेंट कर दिया, कोई अधिक राजस्व दे दिया, तो उसको भी ये पदवी दे देते, ठीक है। शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह की पदवी या खुद को पदवी ग्रहण कर, देखिए ना, बाबर खुद का पदवी ग्रहण कर लिया, मैं बाबर हूँ, शाहजहां हूँ, अकबर हूँ, जहांगीर हूँ, ये सब खुद से पदवी ले लेते थे खुद का, ठीक है। उच्चतम मंत्रियों को दी जाने वाली आसिफ खां जो होता था, जो उच्चतम मंत्री होता था, उसकी पदवी होती थी, उसको आसिफ खां कहा जाता था। औरंगजेब अपने 2 उच्च पदस्थ अभिजात जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा की उपाधि दी। ये लाइन आप ध्यान रखिएगा। औरंगजेब ने किसको, जय सिंह और जसवंत सिंह को किसकी उपाधि दी, मिर्जा राजा की उपाधि दी, ठीक है, मिर्जा राजा की उपाधि दी। पदवी को अर्जित करने की जा सकती तो उसे पाने के लिए पैसे दिए जाते थे। देखिए, मीर खान ने अपने नाम पर अक्षर लगाकर उसे आमिर खान करने के लिए औरंगजेब को कितना रुपया दिया था। मीर खान ने अपने नाम को आमिर खां करने के लिए औरंगजेब को उस समय देखिए 1 लाख रुपये दिए थे, ठीक है, 1 लाख रुपये दिए थे। तो पैसे देकर के उस समय पदवियां ली जाती थी। इतनी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट चलिए, शाही परिवार किसका होता था, शाही परिवार होता था जो शासक होंगे उसी का तो शाही परिवार होगा, ठीक है। शाही परिवार का मतलब शानो शौकत से भरी परिवार, उनके पास किसी भी चीज की कमी ना हो, गाड़ी धन दौलत, गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो, वही शाही परिवार होता था। वही बात यहाँ लिखी हुई है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। शाही परिवार में ही जब शादियां होती थी तो शादी क्या होता था, कई कई लोगों से, एक जो राजा होते थे बहुपत्नी प्रथा होती थी। तो एक जो शासक होते थे, औरंगजेब है तो 5 शादियां कर लिया, जहांगीर है तो 4 शादियां कर लिया, औरंगजेब है तो अकबर है तो 5 शादी। इस तरीके से लोग क्या करते थे, 5-5 6-6 शादी करते थे। लेकिन उसमें से इज्जत उसी महिला की होती थी जो उसके किसी राजा की बेटी हो, किसी राजा की बहन हो, किसी राजा की बेटी हो, किसी राजा की बहन हो, या किसी राजा के परिवार के लोग हो, उसी को क्या होता था, बेगम का दर्जा दिया जाता था। यानी कि 5 अगर पत्नी है, 5 में से जो प्रमुख होगी वो वही होगी जो उसके बराबरी की होगी, ठीक है। तो उसको बेगम कहा जाता था ऐसी स्त्रियों को। अन्य को क्या कहा जाता था, अन्य जो पत्नी होती थी, और 5 है तो एक बेगम होगी, 4 क्या होगी, अगहा कहा जाता था, उनको अगहा कहा जाता था, इस तरीके से, ठीक है। गुलबदन बेगम की पुत्री, हुमायूं की बहन, ठीक है, ये तो आपको पता है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी और अकबर की बुआ थी। शाही नौकरशाह, ये सब उन्हीं के बारे में, इसको एक बार देख लीजिएगा। सूचना और
सूचना और साम्राज्य, साम्राज्य की जो सूचना मिलती थी, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि वही डाक व्यवस्था वगैरह हुआ करती। केंद्र से परे प्रांतीय शासन, अब देखिए दिल्ली से अगर शासन कर रहा है औरंग, ये देखिए ये अगर यहाँ से शासन कर रहा है, ये वाला आप मैप देखिए, ये देखिए अगर ये राजधानी है तो यहाँ से अगर कोई शासन यहाँ के लिए कर रहा है, यहाँ के लिए शासन, तो प्रांत स्तर पे क्या थे, छोटे छोटे क्या थे, छोटे छोटे राजा नियुक्त किए हुए थे, छोटे छोटे नवाब नियुक्त किए हुए थे। और ये नवाब क्या होता था, मेन राजधानी होती थी, वहाँ रिपोर्ट करते थे। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनको क्या करते हैं, नीतीश बाबू रिपोर्ट करते हैं कि बिहार का ये स्थिति है, उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ, ये पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, ठीक है, तेलंगाना से रेवंत रेड्डी, तमिलनाडु से आपके ये तमिलनाडु से आपके कौन है, स्टालिन साहब, केरल से पिनरई विजयन साहब, या आपके आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू जी, या आपके उड़ीसा से मोहन चरण मांझी जी, या आपके जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला जी, या पंजाब से भगवंत मान जी, या आपके उत्तराखंड से या आपके गोवा से हो गए। ये तमाम जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देते हैं ना। एक प्रधानमंत्री पूरे देश चलाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के अंदर कितने सारे मुख्यमंत्री हैं। ठीक उसी तरीके से एक जो सम्राट होगा, मान लीजिए अकबर है, तो अकबर के सामने बहुत सारे नवाब होंगे, और वो सब क्या होते हैं, वो सब क्या होंगे, प्रांत के प्रमुख होंगे। बस यही बातें यहाँ पे आपको समझना है। प्रांतीय प्रमुख, उसका गवर्नर या सूबेदार होता था। प्रांत का प्रमुख कौन होता था, गवर्नर होता था, गवर्नर होता था या सूबेदार होता था। और वही क्या करता था, दरबार में जो शाही दरबार होता था, वहां पे सारी बातें, सारी रिपोर्ट्स वो वहां पे देते थे। जो ये तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा। काजी, काजी कौन होते थे, न्यायाधीश, न्यायाधीश जो न्याय करते थे। चौधरी किसको बोलते थे, जो राजस्व इकट्ठा करते थे, यानी कि जो टैक्स वसूली करते थे, पैसा इकट्ठा करते थे, उसे चौधरी कहा जाता था। ये क्या करते थे, राजस्व। कानूनगो क्या होता था, राजस्व का आलेख, इसका लेखा जोखा जो रखते थे, उसको कानूनगो कहा जाता था। तो ये तीन पद जो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चौधरी राजस्व संग्रह करने का प्रभारी होता था, कानूनगो राजस्व आलेख रखने वाला होता था, और काजी जो होता था, काजी क्या होता था, न्यायाधीश होता था। ये कम से कम आप ध्यान रखिएगा। मुगल इतिहास ने दरबार और उनके दरबार को ग्राम स्तर तक संपूर्ण एक प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण करते हुए प्रदर्शित किया। स्थानीय जमींदार और मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच संबंध थे, ठीक है, इस तरह के। सीमा पार देखिए, शाहजहां का देखिए, शाहजहां का मतलब क्या होता है, शहंशाह का मतलब क्या होता है, कहता है शहंशाह पधार रहे हैं। शहंशाह मतलब आप देखे होंगे, मूवी वूवी देखिएगा, शहंशाह जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं, तो सब शांत हो जाता था, सब खड़े हो जाते थे। अब बाहुबली देखिए, शहंशाह महेंद्र बाहुबली पधार रहे हैं, तो सब खड़ा। शहंशाह मतलब राजाओं का राजा, ठीक है। तो शहंशाह एक क्या होती थी, उपाधि होती थी, जो राजाओं के राजा, ठीक है। जहांगीर उपाधि होती थी, जहांगीर के मतलब विश्व पर कब्जा करने वाला। देखिए ही नशेरी आदमी, बहुत बड़ा नशेरी था जहांगीर, बहुत बड़ा नशेरी था। ये नशेरी अपने आप को किस चीज का, देखिए किस चीज का उपाधि लेकर के बैठा, विश्व पर कब्जा करने वाला। जहांगीर क्या था, विश्व पर कब्जा करने वाला। अब देखिए जहांगीर, उसका बेटवा तो उससे भी आगे निकल गया, विश्व का राजा, अरे बकलोला देखिए ये विश्व का राजा कह रहा है खुद को, ठीक है। शाहजहां का मतलब होता है विश्व का राजा। इसी तरीके से अलग अलग पदवियों का अलग अलग मतलब होता था। दो तीन पदवियों का मतलब देख लिए, शहंशाह का मतलब राजा का राजा, जहांगीर का मतलब विश्व पर कब्जा करने वाला, और शाहजहां का मतलब क्या है, विश्व का राजा, ठीक है। इस तरह के पदवियों से नवाजते थे। सफावी और कंधार, ठीक है। कंधार और सफावी एक जगह था जहाँ पे क्या होता, कंधार पे बहुत पहले ही क्या होता है कि ये बाबर जब उधर से आ रहे थे, तो उस पर अपना अधिपस्त अपने अंदर कर लिया था, उसको जीत लिया था। बाद में हुमायूं कुछ दिनों तक उस पर शासन करता है, फिर उसके हाथ से निकल जाता है। बाद में फिर क्या होता है, जहांगीर उस पर शासन करता है, फिर उसके हाथ से निकल जाता है। इस तरह की, इसमें देख लीजिएगा, सर्दियों में फारस की सेना कंधार को घेर डाला था, ठीक है। 1613 में जहांगीर ने अब्बास के कंधार पर मुगल अधिकार को रहने देने की वकालत की और एक दूत भेजा, और वह सफल नहीं हुए, ठीक है। तो इस समय जहांगीर के समय ये हाथ से निकल जाता। ऑटोमन साम्राज्य की तीर्थ यात्रा, ऑटोमन भारत की यात्रा पे आते हैं। मुगल दरबार में जेsuit धर्म प्रचारक, यानी कि मुगल दरबार में क्या होता है कि ये जो ईसाई लोग होते हैं, वो आते हैं धर्म प्रचार करने, और क्या कहते हैं, अकबर उसको बहुत ही इज्जत से अपने दरबार में रखते हैं, और कहते हैं हाँ आप यहाँ पे धर्म प्रचार कर सकते हैं। और उसके एक गुरुओं को क्या करते हैं, अपने दरबार में भी रखते हैं। अपने नवरत्नों में से एक वो लोग भी थे, ठीक है। देख रहे हैं, 1591 और 1595 में मुगल दरबार में 2 बार उसको बुलाया गया था।
जेसुइट को। इस तरीके से क्या होता है, ये चैप्टर अपना होता है समाप्त। चैप्टर नंबर 9 अपना क्या होता है, द एंड। नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। एमसीक्यू और सब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 9 के हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव और इसके आगे की चीज़ों को, चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यू और सब्जेक्टिव को हम लोग इसके अगली कक्षा में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज़ आप अपना बहुत ध्यान रखिए और बहुत जम के पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।